ऑनलाइन के यूजर्स आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? फिर भी क्लियर, ठीक है। जी, कल आप लोग एक सानहे से गुजरे। हम एंड पे बाय द वे हल्की हल्की सी डिस्कशन कर रहे थे कि अचानक से एक चैप्टर खत्म हो गया। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, वो वाला मामला था कि कुछ चैप्टर भी छोटा था, कुछ हम भी बहते चले गए। खैर उसमें कोई रुकने वाली चीज ही नहीं थी, फ्लो ही इतना मजेदार था कि हमारा दिल करता कि और हम बहते चले गए। तो खैर हम लोगों ने एक बड़े मजे की चैप्टर ही पढ़ी, दैट वाज कंपनसेशन, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप ले सकते हैं अगर कोई ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हम लोगों ने 3 और एग्जांपल्स कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स की भी देखी। एक एग्जांपल थी अगर एक इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर दे तो, अगर एक इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है तो वो शख्स ये हक रखता है कि वो रिकवर कर ले उसे उस बंदे से जिसके जिम्मे वो पेमेंट थी। बस रूल ये है कि इस बंदे का इंटरेस्टेड होना जरूरी है। आपका हमसाया आके आपका बिजली का बिल जमा करा दे और कहे जरा पैसे देने, आपका बिल मैंने जमा कराया था, तो हम कहेंगे भाई तुमने क्यों कराया। हाँ, अगर आपका हमसाया और आपका बिजली का कनेक्शन एक है और बिजली का बिल जमा ना हुआ तो उसका मीटर भी कट जाएगा। अब वो इंटरेस्टेड पर्सन है, तो इंटरेस्टेड पर्सन इसका मतलब है वो शख्स होगा जिसका उस पेमेंट के होने ना होने से जिसको फर्क पड़ता हो। तो एक ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन अगर एक ऐसी पेमेंट कर देता है जो आपके जिम्मे थी और लीगल ड्यू था आपका, तो वो शख्स ये हक रखता है कि आपसे रिकवर कर सके जो उसने आपको पेमेंट की है। ये इंटरेस्टेड पर्सन वाला पॉइंट था। फिर हम लोगों ने इसमें देखा कि एक पॉइंट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। किसी भी ऐसे शख्स को जो इनकेपेबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर अनसाउंड माइंड या इस तरह के किसी बंदे को, अगर एक बंदा जिंदगी सूटेड टू हिज लाइफ, ये लफ्ज बड़ा अहम है, सप्लाई करता है तो वो शख्स उस बंदे की प्रॉपर्टी में से, वो बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उस बंदे की प्रॉपर्टी से, उस बंदे के एसेट्स में से उतना क्लेम कर सकता है जितना इस बंदे को जरूरियात जिंदगी है। पहली बात है जरूरियात हो, दूसरा उसके लाइफ स्टेटस के मुताबिक। तो जिसने वो सप्लाई की वो बंदा इससे रिकवर कर सकता है। तीसरा हमने पढ़ा था नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, जिसको हमने कहा था ग्रेटिशियस भी पढ़ सकते हैं, ग्रेटिशियस भी पढ़ सकते हैं। एक शख्स ने दूसरे के साथ मेहरबानी का इरादा नहीं किया था, बट कोई मेहरबानी खुद ब खुद वहां पहुंच गई और उसने उसे गले भी लगा लिया, उसे कंज्यूम भी कर लिया, बेनिफिट भी। देखिए पिज्जा पहुंचना तकलीफ दे नहीं है, पिज्जा पहुंच के खाया जाना वो तकलीफ दे है। तो अगर किसी ने किसी दूसरे की तरफ से आने वाली एक ना मेहरबानी वाली चीज को एंजॉय कर लिया तो वो शख्स पाबंद है कि ये रिटर्न करे, इसको कंपनसेट करे जितना इसका नुकसान हुआ है। या तो इसको नया पिज्जा दिला के दे, या अगर ये ठंडे पिज्जे पे भी गुजारा कर रहा है तो जो दो बुर्कियां नहीं क्या फाड़ियां, 2 फाड़ियां जो उसने खा ली थी वो उसको वापस करे। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स में वो जो 3 हमने पॉइंट्स पढ़े थे, सामने के ऑडियंस में से किसी का सवाल, ये जो चैप्टर 9 है ये हमने ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ा था। आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि सर हमें अगर अंग्रेजी दिखा दी गई होती तो हम आग लगा देते, तो मैं वो अंग्रेजी अभी दिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। पहले मुझे उन 3 पॉइंट्स में बताएं कोई सवाल फिजिकल या ऑनलाइन हाजरीन का। इसको यूं क्यों नहीं करता, ये सवाल जरा ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर करके। हाँ नहीं बस व्यू भी बेहतर हो जाएगा जी। फिजिकल हाजरीन, 3 तरह के कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स।
नेबर जो था वो कहीं गया हुआ था और बिल पे था, अगर बिल पे नहीं होता तो इसका मीटर कनेक्शन काट दिया जाएगा। जी, अगर एक शख्स ने सवाल ये आया कि उसका हमसाया गया हुआ था और लिखा हुआ था बिल पे कि मीटर कट जाएगा, और हमसाया गया हुआ था और इसने उस हमसाये की जगह पेमेंट कर दी अपने हमसाये के वसीदर मफाद में, तो ये कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ रहा। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ने कहा है कि आप अगर इंटरेस्टेड होगे उस पेमेंट में तो फिर आप रिकवर कर सकते हो। ये आपकी एक कॉमन सोशल अच्छाई में आएगा कि आपने हकूकी हमसायगी अदा कर दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें एक रूल होता है कि अगर आपने इमरजेंसी में किसी की मदद की तो वो शख्स फिर आके पाबंद होता है आपको वो मदद वापस करने का, लेकिन वो एजेंसी के अंदर है और अब हमारे किताब में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, कोई सवाल उन 3 रूल्स में से? क्लियर है तीनों को, तीनों रूल्स? ऑनलाइन वाले सर, आप बुक कब आनी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही सही तरह से। बुक पब्लिकेशन में जो है वो अभी कल चली जाएगी और शायद 3-4 वर्किंग डेज में आ जाए, लेकिन सॉफ्ट में मैंने आपको बताया था अगले दिन, कल मैंने आपको आज के दिन का कहा था, तो आज का दिन रात 12 बजे तक खत्म होता है, तो रात 11:55 से पहले इंशाल्लाह ताला आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे एक लिंक आ जाएगा जिसमें एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आगे से 4 फोल्डर नजर आएंगे। नोट्स, 18 के 18 चैप्टर के नोट्स होंगे, फिर एक और फोल्डर होगा क्वेश्चंस, 18 के 18 चैप्टर्स के पास पेपर्स के सवाल होंगे, फिर एक और फोल्डर होगा आंसर्स, 18 के 18 चैप्टर्स के पास पेपर्स के सवालों के जवाब होंगे, और फिर एक और फोल्डर होगा एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू वाला फोल्डर जो है ना, ये अभी फिलहाल खाली होगा। ये मतलब ये 11:55 तक नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यूज पे बहुत लंबा चौड़ा काम हो रहा है, तो तकरीबन मेरी कोशिश है कि कोई 700 750 के करीब एमसीक्यूज तो किताब में डल जाए प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपको इंशाल्लाह ताला कल उस फोल्डर में वो एक लिंक होगा, उस लिंक पे कभी भी जब भी जाया करेंगे ना आप, आज की बात नहीं कर रहा, सेशन के बीच में किसी भी वक्त अगर आप सॉफ्ट में देखना चाहें तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे जहां पे वो सारी चीजें पड़ी होंगी। तो आपको पब्लिश किताब जब तक नहीं भी मिले तो आपके पास सॉफ्ट में पूरी किताब चैप्टर वाइज डिवाइड हुई भी होगी, इवन किताब फिजिकल हो भी, और कई दफा बंदा किसी दोस्त की तरफ गया हुआ है, किसी रिश्तेदार की तरफ गया हुआ है और बोर हो रहा है, सोच रहा है कि अगर किताब होती तो मैं कितना कुछ पढ़ लेता, तो आपने बस जाके उस लिंक पे क्लिक करना है और किताब आपके सामने मौजूद होगी। जब तक पॉकेट नोट्स नहीं आ जाते, मैं तो एक और काम भी करता हूँ, अब किताब अब दोबारा से सब्जेक्ट छोटा हो गया ना, पहले सब्जेक्ट छोटे होते थे ना जब ये एम लॉ सी लॉ, तो इसमें पॉकेट नोट्स होते थे, फिर ये बड़ा हो गया तो वो पॉकेट नोट्स एक दफा बनाए 300 सफे के बन गए, तो वो पॉकेट तो नहीं रहते बेचारे। अब दोबारा से पॉकेट नोट्स का कॉन्सेप्ट वापस आ सकता है। ऐसी कोई 100 रुपए की एक छोटी सी बुकलेट जो हर वक्त जेब में हो, सिग्नल पे रोके, मिनट का सिग्नल है, जेब से निकाला, आपने क्या चैप्टर 9 तैयार कर लूं इतनी देर में, क्योंकि लॉ के साथ करना यही चाहिए, इसको इतनी दफा दोहराएं कि तंग आगे पास हो जाए। खैर, इधर वापस आते हैं। सर चैप्टर 9 की वर्डिंग, हाजिर किबला मैंने चैप्टर 9 आपके सामने ओपन किया हुआ है, मैं अभी इसकी वर्डिंग ही कराऊंगा, चाहे इसकी वजह से हम आगे ना पढ़ सकें, घबराना नहीं है, चाहे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसकी वजह से हम आगे ना पढ़ सके तो हम इतने बुरे नहीं है। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में डिपेंडेंट से क्या मुराद है? अगेन वही बात है कि अगर एक अनसाउंड माइंड है, आपने उसको जरूरियात जिंदगी सप्लाई की, या फर्स्ट करो उसके बाल बच्चों को सप्लाई की जिनको वो सप्लाई नहीं कर पा रहा अपने अनसाउंड होने की वजह से, तो इसमें भी आपने एक अच्छाई की, उनकी मदद की, तो उनके लिए भी आप पाबंद है। सर मेरा क्वेश्चन आंसर कर दें, शुक्रिया। कहाँ है सवाल? सर सप्लाई ऑफ नेसेसरी को रीड करवा दें, इसमें डिपेंडेंट, ठीक है डिपेंडेंट तो मैंने अभी बता दिया, एक और भाई ने भी डिपेंडेंट पूछा था। सर कैसे पता चलेगा कि पर्सन का लाइफस्टाइल क्या है, सूट ऑफ कंडीशन, मतलब ये हमें कैसे पता लगेगा? कभी कभी अपेरेंटली देखने से पता लग जाता है, और फिर भी अगर डाउट हो तो दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन विद कोर्ट, कि कोर्ट देखे कि वो बंदे मतलब उसको जो चीज दी गई है वो उसकी जरूरत है। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, किसी बंदे को देख के आप उसके रहन सहन को देख के रफली अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि ये किस लाइफस्टाइल के, और खासतौर पे उसके अकाउंट में पड़ी हुई दौलत से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ भाई इस बंदे के लिए क्या चीज इसके लाइफस्टाइल को सूट करती है। जी अगेन सवाल में हमें तो नहीं इतनी गहराई होगी कि वो हमें एक पूरी पिक्चर दिखाएं जिसमें एक बच्चा बड़ा गरीब सा हो, वो बैठ के जो है वो कहीं से मतलब एक टूटा हुआ, वो आधा खाया हुआ बंद खा रहा हो, बड़ी गुर्बत में जी रहा हो, फिर आपसे कहेंगे जी इसको अगर आईफोन दिलवा दिया जाए तो क्या होगा,
इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो इतने पेचीदा सिनेरियो में जाए, वो मोटे मोटे सामने सामने की बात करते हैं। अभी जब आप पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप देखेंगे कि बड़े मजे के सवाल होते हैं और वो टू द पॉइंट कानून की बात कर रहे होते हैं। अगर उस बच्चे की कोई प्रॉपर्टी ना हो तो बस जितना उसकी प्रॉपर्टी थी उतना कंज्यूम किया जा सकता है, उसके अलावा उसको सिर्फ खुदा तरसी कहेंगे, खुदा के खौफ में जो है वो एक बंदे ने उस बच्चे की मदद कर दी। ठीक हो गया। किताब के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज रात 11:55 तक क्लास में कोई नुमाइंदा हमारा नहीं। चले, हमारा नुमाइंदा जैसे ही आया आपने उसे याद कराना है कि सर को रात 11 बजे पूछना है कि सर वो लिंक है। वो सो रहे हो या मैं सो रहा हूँ? नहीं, मैं तो आज शायद लेट ही ऑफिस से जाऊंगा क्योंकि एमसीक्यूज पे काम चल रहा है। तो 11 तो हमारे लिए शाम का वक्त होता है, रात होती है 2 बजे 3 बजे तकरीबन, सुबह लेट होती है। कॉलेज वालों ने मेरी ये रात में किताबों पे काम करने वाले को मामले को देख के मेरी क्लास 11:30 बजे रखी है, और उसमें भी मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ। अब ये सामने वाला मामला, पहले मैं आपको जबानी जबानी बता दूं, हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो एक कॉमन बड़ा मशहूर जमाना तरीका है डैमेजेस। डैमेजेस में क्या होता है, आप कहते हैं भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, जो भी असल में नुकसान हुआ है वो रिकवर करवाया जाए। अब ये नुकसान है ये दो कैटेगरी का हो सकता है, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल। ऑर्डिनरी हुआ है जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि हाँ भाई नुकसान हुआ, मार्केट में चीज इतने की है, तुम्हारा इतने का कॉन्ट्रैक्ट था, इतना नुकसान हो गया, इतना गैप है, ये भर दिया जाए। फिर हमने कहा था कभी कभी एक इनडायरेक्ट नुकसान भी होता है जो सामने से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन टाइम से वो चीज डिलीवर ना होने की वजह से आपको एक और नुकसान हो गया होता है। अगर वो दूसरी वाली बात आपने पहले से बताई हुई हो तो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिर हमने इसमें एक और चीज भी देखी थी कि इनडायरेक्ट हो और इतना इनडायरेक्ट हो कि बहुत ही दूर परे जाके हो, तो उसको हमने कहा था वो रिमोट है, वो बहुत फार है। तो ये फेयर नहीं होगा कि हम इतना दूर का नुकसान उठा के, जैसे वो बंदा पाकिस्तान से मायूस होकर दूसरे मुल्क जाके एग्रीमेंट करके 10 करोड़ हार जाता है और बाद में कहता है कि ये उस बंदे की वजह से हुआ है जिसने मेरा ईमान पाकिस्तानियों से हटा दिया था। तो आप तो कभी भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं हारते। अभी तक बैठे हुए दिफा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं अगले 25 साल 20 साल 40 साल में मुल्क बेहतर हो जाएगा। हमारे बड़े भी किसी नए लीडर पे ऐसे ही करते थे, फिर उन्हें जब समझ आ गई तो बेचारे ठंडे हो गए, फिर उन्होंने हमें समझाया, हमने भी अपने वक्त के लीडर्स को सपोर्ट किया, हम भी शर्मिंदा हुए। अब आपकी बारी है, आपको 2 नस्लें बताती रही मत करो सपोर्ट, आप फिर भी जज्बाती थे, अब आप अगले वालों को बताया करेंगे। खैर, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो क्या होगा। एक था ये लॉस कंपनसेट करने वाला मामला। एक चीज है, जिसका लॉस हुआ उसने कोशिश करनी है कि वो मजीद लॉस फैलने ना दे। ऐसे ना हो कि वो जबरदस्ती जानबूझ के वो इतना डिले करे कि नहीं चलो एक काम करता हूँ अगले दिन मार्केट से रेट पता करता हूँ, थोड़ा और महंगा हुआ होगा, ज्यादा पैसे ले लूंगा। तो ये भी उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि लॉस कम से कम हो ताकि फिर आप उस बंदे से रिकवर। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे से आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ इंश्योरेंस का कि तुम्हारी गाड़ी को नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस मिलेगी, तो पता लगा हल्की सी खराश लगी हुई, आपने कहा खराश लगी होने पे बम्पर तो चेंज होना नहीं, तो बंदा खुद ही गाड़ी को कई दफा जो है वो इतनी जोर से दीवार में मार देता है कि जी बम्पर जो है वो खराब हो जाए। अब इंश्योरेंस वालों को बुला के कहें देखें जी बड़ा जालिम एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट करने वाला भाग गया, नंबर भी नहीं देख सका मैं, लेकिन अभी बम्पर चेंज कर दें। तो कभी कभी लोग जान के भी लॉस को ज्यादा कर देते हैं ताकि उनको एक बेहतर कंपनसेशन मिले। उन्होंने कहा ये काम आपने नहीं करना। फिर लॉस की कंपनसेशन के अलावा एक दूसरा अल्टरनेट भी था, वो क्या था, पेनल्टी। आप एक अमाउंट तय कर लें पहले से ही, कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट भी सेट हो जाती है, आप पहले से तय कर लें अच्छा भाई जिसने दूसरे के साथ धोखा किया वो ₹1,00,000 जुर्माना देगा, वो 50,000 जुर्माना देगा, वो इतना जुर्माना देगा। जो आपने अमाउंट तय कर ली दैट इज नॉट अ एस्टिमेट ऑफ लॉस, उसका लॉस के साथ कनेक्शन नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट से कनेक्शन नहीं है, उसका गुस्से के साथ है कि जी इस बंदे ने क्यों ऐसा किया, इसको इतना जुर्माना होना चाहिए। अगर जुर्माना आपने जरूरत से ज्यादा सेट किया हुआ तो अदालत उसको रीजनेबल कर देगी। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट है उसको भी हम पेनल्टी की एक किस्म कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर है? आए अब किताब की अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स,
पहले ऊपर तक पढ़ लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या हो जाती है कब? व्हेन अ पार्टी आइदर रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो मुंह पे इनकार कर दे मैं नहीं सप्लाई कर रहा तुम्हें ऑरेंजेस, या पूरा दिन गुजर जाए और वो ऑरेंज सप्लाई कर ही ना सका हो। एक तो है ना उसने खुद से इनकार कर दिया, और एक ये है कि उसने इनकार नहीं किया लेकिन कर भी नहीं सका। तो दोनों सूरतों में मैं कहूंगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। ब्रीच का लफ्जी मतलब होता है कीचड़ उछल जाना, खराब हो जाना, जाया हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो यहाँ ब्रीच का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट की जो वो खूबसूरती थी वो तबाह हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे ने खराब कर दिया, उसने परफॉर्म ही नहीं किया, या तो कह दिया मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, या फेल्स टू परफॉर्म, या परफॉर्म कर नहीं सका। चैप्टर शुरू वाले जो हम पढ़ रहे थे, जो वो पोर्शन जब हम पढ़ रहे थे ना, जो 20-25 नंबर का था, वो जो पहला वाला पोर्शन, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बना नहीं है, और इन चैप्टर्स में हमारी क्या assumption है, बन चुका है, अब उसकी एग्जीक्यूशन जारी है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के वक्त होगी। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किसी ने अगर बात की तो वो इधर नहीं कवर होगी। तो ब्रीच का मतलब समझ आया? अदर देन व्हेन सच परफॉर्मेंस इज एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ, अगर लॉ की तरफ से ही आपको एक्सक्यूज कर दिया, उन्होंने आपको एग्जाम कर दिया कि ठीक है मत करना है इसको एग्जीक्यूट, ऐसा हो सकता है? अगर वॉइड हो जाए, अगर वॉइड हो गया, इलीगल हो गया, कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके देने से लॉ ने मना कर दिया आपको, भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मेरा बहरी जहाज आया तो मैं तुम्हें माल सप्लाई कर दूंगा, वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता क्योंकि वो बहरी जहाज ही डूब चुका हुआ है। तो कभी कभी आपको लॉ कह देता है मत करो परफॉर्म, अदरवाइज हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म होना चाहिए था किसी दिन, और उस दिन परफॉर्म करने वाले ने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, या वो परफॉर्म नहीं कर सका, तो ये ब्रीच हो गया। ये बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। एक भाई ने का एग्जांपल दे डैमेजेस की, जी बिल्कुल, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, आज भी हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। There are various remedies available to an aggrieved party of which damages are more common. Remedies का तर्जुमा उपाय, सोल्यूशन, हल, मुख्तलिफ तरह के आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू ए ग्रीफ पर्सन। वो जो बंदा है ना मजलूम, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया बेचारे का, उसको लॉ ने काफी ऑप्शन दिए, जिसमें ज्यादा कॉमन, ज्यादा मशहूर, ज्यादातर चलने वाली जो ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं, डैमेजेस, ऑफ विच डैमेजेस आर मोर कॉमन। ये जुमला क्लियर है? वैसे मजा लग गया आपके, सारी अंग्रेजी यहीं पे पढ़ लेंगे तो घर जाके तो सिर्फ आपने टेस्ट याद करना होगा। यशी यशी एक्स्ट्रा यशी। एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पता नहीं असल में, अगर रात तक किसी भी टाइम आई के अपने एकदम से कह दिया कि अगले वीक में रिजल्ट है, तो आपको पता है रिजल्ट वाले वीक में ना कॉलेज 2-3 दिन ऑफ कर लेता है, तो फिर मंडे वाला दिन तो हमारा खतरनाक हो जाएगा। और रिजल्ट अक्सर ट्यूसडे को आईकेएफ की तरफ से आता है, पता नहीं अगर वो अनाउंस करें या ना करें। एक हल्की सी हवा है, इंटरनेट पे मैंने देखा था बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद जल्दी आ जाए, तो हो सकता है जल्दी आ जाए, ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे, तो शायद इस तरह से। तो खैर कहने का मतलब है कि अगर कोई इस तरह की अनाउंसमेंट आज रात तक हो गई, आज ही रात तक हो तो हो, वरना उसके बाद तो आगे सैटरडे संडे ऑफ आ जाना है उनका। तो अगर आज रात तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो जाए और जिसकी वजह से अगले दिन हमारे डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हो, तो कल टेस्ट कर लेंगे। क्या खूबसूरत, कमाल, मतलब मैं इतना प्यारा सॉल्यूशन, मैं मतलब फैन हो गया अपना। सैटरडे को टेस्ट किया, टेंशन ही खत्म हो गई। अवाम जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं, ठीक है, बस फिर इग्नोर कर दें कि क्या बात हुई थी। फिर भले रिजल्ट आ रहा हुआ, मंडे को भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि असल में फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम आगे पहले ही उस वीक में 2-3 रिजल्ट की वजह से दिन जो है वो ऑफ कर दिए जाएं, फिर उसके बाद एक दिन टेस्ट भी खड़ा हो, उसके बाद जो है वो आप कहें कि सर अभी तो जरा हम बाकी दोस्तों को देख देख के परेशान हो रहे हैं कि उनका अजीब सा रिजल्ट क्यों आया है। जी मतलब कहने का मतलब है कि चलें ठीक है, फिर मैं सोच रहा था कि शायद हफ्ते को आप लोग टेस्ट देके ज्यादा खुशी महसूस करें, लेकिन आप लोगों ने 2 सफे हैं, मतलब 2 सफे,
जाहिर है फिर चैप्टर 8 और 9 का होगा, जो कि दो छोटे छोटे से जो हमने पढ़े, लेकिन खैर चले ठीक है। फिर लेट इट बी मंडे, और मंडे को अगर कॉलेज ने ऑफ कर दिया, अगर ओइंग टू दैट रीजन, तो कैंपस इनसाइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मंडे को कर लेते हैं, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, अगर आई कैप कह दे नहीं जी अगले ही हफ्ते उसी दिन आएगा, तो आई कैप ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जिसके तहत हमने टेस्ट को, ठीक है। अब तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बात समझ आती है। ये रेमेडीज आपको समझ आई? सर सैटरडे को भी कर लें, सर टेस्ट कर लें, छुट्टी भी हुई तो, हाँ मतलब उन्होंने कहा हमने कौन सा टेस्ट दे देना है, तो जो है ना ठीक है, नहीं शायद इन्होंने टेस्ट देना हो। चलें, ऑर्डिनरी डैमेज, आपको मेरी किताब में ना इस तरह के कुछ नंबर्स नजर आएंगे। जब आपको पूरी किताब मिल जाएगी, या इवन वो जो मैं फोल्डर आपसे शेयर करूंगा, वहां एक आखिरी फाइल होगी एग्जांपल्स, तो तकरीबन कोई 100 से ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं जो पूरी किताब में जगह जगह छोटे छोटे से एरियाज में इस्तेमाल हो रही हैं। रादर देन कि हम नोट्स में नीचे एग्जांपल लिख देते हैं और उससे सारे नोट्स की खूबसूरती खराब हो जाती है, वो एक सफे के बजाय फिर 3 सफे पे पहुंचा होता है एग्जांपल्स की वजह से। तो इस तरह के आपको कुछ निशान नजर आएंगे, आप किताब के एंड पे जाएंगे या उस फाइल को ओपन करेंगे तो वहां 64 नंबर जो एग्जाम्पल है वो इसको बता रही हो। जी आप कह रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, असल में आपको जिस वक्त ये वाला सेट मिला था उस वक्त किताब में किसी और तरह की कॉम्बिनेशन थे, ये मैं फाइनल वर्जन ऑफ द किताब साहब से शेयर कर रहा हूँ। इसके नंबर भी अगर आप देखें तो 45 है, और आपके पास नंबर क्या आ रहा है, पेज नंबर? हाँ तो ये अब आप देखें आपका चैप्टर, हाँ इसमें भी एक पेज कम होगा, और चैप्टर 8 आपके पास भी किसी और पेज नंबर का आ रहा हो शायद, वो 55 आ रहा है। तो इसका मतलब है किताब में से कुछ मजीद चीजें गायब हुई हैं और ये थोड़ा सा और पीछे चला गया। तो इसलिए आपको उस वक्त तो जो मैं कागज देता था वो बीच बीच में से जो जो चैप्टर होता गया, जिस जिस चैप्टर को हमने अपनी तरतीब में प्लान किया था वो चैप्टर आपके हवाले कर देता था दरमियान में से। तो अब जो है वो इसलिए ये नंबरिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई होगी, तो जब आपको पूरी किताब मिलेगी तो उसकी नंबरिंग फिर आपस में लिंक हुई भी होगी। डन। ऑर्डिनरी डैमेज, नॉर्मल डैमेज, ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मल वाले, मामूली वाले नहीं, नॉर्मल वाले, which arise naturally in usual course of things from the breach itself। ये मैं अंग्रेजी पे ध्यान दे रहा हूं ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि सर इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। which arise naturally, जो नेचुरल तरीके से अराइज हो जाते हैं, in the usual course of things from the breach itself, ब्रीच की वजह से जो नॉर्मली नेचुरली हो रहे हैं, यानी मैंने नहीं कहा था, जो कॉमन सेंस भी कहती है कि हाँ यार ये नुकसान हुआ है, हाँ जी मार्केट में 30 रुपए महंगा है, 30 का नुकसान हो गया, वो जो सामने सामने नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये नुकसान हो गया, वो ऑर्डिनरी डैमेज है। नॉर्मली इट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस एट डेट ऑफ, जिस दिन ब्रीच हुई है उस दिन मार्केट में क्या रेट चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ था, यही तो नुकसान है जो उस बंदे का हुआ है। अगर उस बंदे को ऑरेंजेस ना मिले तो वो क्या करेगा, मार्केट से लेगा। अब मार्केट से अगर वो 30 रुपए महंगे लेगा तो टेक्निकली ये 30 रुपए वो नुकसान है जो उस गरीब का हुआ है, और ये वो ऑर्डिनरी डैमेज है जो ये जालिम पार्टी से रिकवर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी समझ आया? ऑर्डिनरी वो जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हो, ऑर्डिनरी वो जो सामने सामने नजर आ रहा हो कि इस ब्रीच की वजह से सामने से जो फौरी नुकसान हमें नजर आ रहा है वो ये हुआ है। फिर एक स्टेप आगे गए थे हम, स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज में हमने कहा था कि कई दफा कुछ ऐसे लॉसेस जो डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से इनडायरेक्ट है, हुए उसी ब्रीच की वजह से हैं, लेकिन इतना सामने सामने सबको नजर नहीं आ रहा, तो वो स्पेशल डैमेज है। जैसे मैंने कहा कि एक बंदे को अगर ऑरेंजेस नहीं मिले तो एक तो वो नुकसान हुआ कि मार्केट 30 रुपए महंगी थी, दूसरा उसने वो ऑरेंजेस फॉरेन से एक्सपोर्ट करने थे और एक्सपोर्ट की पार्टी 400 रुपए प्रॉफिट देने पे तैयार थी, तो नुकसान तो ये 400 का भी इसी ब्रीच की वजह से हुआ है, लेकिन ये इतना सामने का नहीं है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। तो जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, सामने सामने का नहीं है, ये स्पेशल डैमेज है। ये कब मिलेगा, जब तय किया हुआ होगा, पहले से बताया हुआ होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा होने पे मुझे इस तरह का अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भी तुम्हारे जिम्मे पड़ेगा। इसके अल्फाज देखते हैं, अराइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉस विच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो स्पेशल किस्म के लॉसेज हैं जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के जहन में थे, एंड आर सफर्ड टू एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच।
ब्रीच की वजह से हुए हैं, लेकिन थोड़े स्पेशल किस्म के हैं, नॉर्मल वाले नहीं है, आम आंखों से दिखने वाले नहीं है। एक ऐसा लॉस है जो सामने सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुआ बहरहाल इस ब्रीच की वजह से। तो ऐसा लॉस जो सामने सामने नजर नहीं आ रहा, स्पेशल किस्म का लॉस है और हुआ इसी ब्रीच की वजह से, तो वो तब मिलेगा जब उसके बारे में पहले से बताया गया। जी, इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये एग्जांपल आप कल आए थे जी, आए थे कल, मैंने क्या एग्जांपल दी थी वो याद नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये 400 की दोबारा एग्जांपल दी। एक बंदे को ऑरेंजेस टाइम पे मिलने थे, नहीं मिले, 100 रुपए के ऑरेंजेस थे, नहीं मिले, मार्केट में 130 रुपए का रेट चल रहा है, तो उसको 30 रुपए का ऑर्डिनरी नुकसान हुआ है, सामने सामने नजर आ रहा है। अच्छा, टाइम से ना मिलने में एक और नुकसान भी हुआ है, इसने ये ऑरेंजेस पकड़ के एक्सपोर्ट करने थे और दूसरा बंदा 500 रुपए देने को तैयार था उन ऑरेंजेस के, तो ऑरेंजेस टाइम पे से ना मिलने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर सका, और एक्सपोर्ट नहीं कर सका तो वहां से 400 रुपए का प्रॉफिट इसका मारा गया। वो लॉस भी उसको इसी बंदे की ब्रीच की वजह से हुआ है, लेकिन इतना सामने सामने का लॉस नहीं है, स्पेशल लॉस है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। इसलिए ऑर्डिनरी डायरेक्ट लॉस है और स्पेशल इनडायरेक्ट लॉस है, लेकिन दोनों होते उसी की वजह से। तो अगर इनडायरेक्ट लॉस आपने पहले से बताया हो, अगर आपने पहले से उस पार्टी को कहा होता देखो ऑरेंजेस तुमने मुझे देने टाइम पे ना दिए तो नॉर्मल जुर्माना अपनी जगह, मेरा जो एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ वो भी तुम भरोगे, अगर तय हो चुका है तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो फिर स्पेशल डैमेज भी भरा जाएगा। जी सर यहाँ लिखा हुआ है रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टी। जी जी, यहाँ तय ना भी हो, अगर डी को पता है कि हाँ, अगेन वही बात है कि जो उसके भाई उसको क्यों पता होगा, एक बंदे ने क्या करना ऑरेंजेस को, उसको क्यों पता होगा, क्योंकि इसने उसके साथ डिस्कशन बताया होगा यार मुझे ऑरेंजेस चाहिए ताकि मैं एक्सपोर्ट कर सकूं या कुछ और। हाँ, कहने का मतलब है कि कागज पे बेशक ना लिखा हो, पार्टी के दिमाग में जरूर हो, उस बंदे को जरूर पता हो कि इसका नुकसान हो जाना है, उसको जरूर पता हो। जी, सफर्ड नहीं 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 नहीं, असल में हम कह रहे हैं कि ये वो नुकसान है जो हो गया, जो सफर किया एग्रीव पार्टी ने, अब उस नुकसान की भरपाई करवा रहे हैं आप। ये जो कंपनसेशन है इसको हम भरपाई भी कह सकते हैं, उसकी तलाफी भी कह सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस में ऐसा आ सकता है, फॉर एग्जांपल उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वो किसी वजह से पूरा नहीं हुआ जिसको हम डैमेज कह रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी उसका खराब हो गया, अगर तो उसने पहले से ये चीज बताई हुई है कि हाँ भाई इसकी वजह से मेरा अगला कॉन्ट्रैक्ट खराब हो सकता है, फिर वो क्लेम कर सकता है, वरना नहीं। अगेन इस वक्त हमने अंग्रेजी देखनी है, प्रॉब्लम ये है कि सवाल जवाब तो हम अगले दिन देखते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि आप लोग कहेंगे अंग्रेजी हमें नहीं दिखाई थी, पहले हमें अंग्रेजी दिखाएं, फिर हम जो है वो पढ़ेंगे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे, तो हो सकता है अभी आपके दोबारा से भी सवाल जवाब आए, लेकिन अंग्रेजी देखना जरूरी है और वक्त भी बड़ा कम है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस, सम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ हुए तो ब्रीच की वजह से, बट आर कंसिडर्ड टू रिमोट, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार ये है बड़ी दूर की बात। देखिए उस बंदे का यकीन पाकिस्तानियों के ऊपर से उतर गया, इसी वजह से वो दूसरे मुल्क जाके धोखा खा गया, नुकसान तो इसी वजह से हुआ है, लेकिन ये इतना क्लोज ताल्लुक नहीं है कि हम कहें कि पाकिस्तानी बंदे के ऑरेंजेस ना देने से 10 करोड़ का नुकसान इसको भरना चाहिए। तो हुआ इस ब्रीच की वजह से, लेकिन इतना रिमोट है, इतना इनडायरेक्ट है, लेकिन बहुत ही कोई इनडायरेक्ट है, बहुत ही दूर दराज का बन गया, तो हम कहते हैं दैट आर कंसिडर्ड टू रिमोट फ्रॉम द ब्रीच, कि वो ब्रीच से इतना दूर चला जाता है कि इट इज अनफेयर, ये गैर मुनासिब है क्या, टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट, क्लेमेंट वो जो क्लेम कर रहा है मेरा नुकसान हुआ है, और जिस पे इल्जाम लगा रहा है, जो अपना बचाव कर रहा है कि नहीं नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया, वो है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट होता है मुल्जिम जिस पे इल्जाम हो। तो अगर ये कह रहा है तुम्हारी वजह से मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे ये मुनासिब नहीं है कि हम यहाँ डिफेंडेंट यानी जिसको ये मुल्जिम समझता है उसके ऊपर इल्जाम डालें कि तुमने ये नुकसान हमें करके दिया। क्लियर? नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज, ऐसे किसी भी इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज की कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लॉ को मुनासिब ही नहीं लगता कि इतनी दूर दराज की चीज इसके ऊपर लगा दें, बस फिर तो हर वक्त ही दुनिया एक दूसरे पे जुर्म डालती रहेगी। जैसे अक्सर बच्चे फेल होने के बाद घर वालों को नहीं कहते कि नहीं वो जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था 3 दिन पहले तो उस वक्त आपने मुझे दही लेने भेज दिया था,
तो ये घर वाले भी कहते हैं कि बेटा 3 दिन पहले जो तुम दही लेने गए हो उसका तुम आज के तुम्हारे टेस्ट पे नुकसान हो गया, वाह बड़ा सियाने हो। तो ये रिमोट हो गया थोड़ा सा। हाँ, अगर आपको टेस्ट 2 घंटे पहले पता लगा कि 2 घंटे बाद टेस्ट और आप तैयार कर रहे थे और उस 2 घंटों में आपको जाके दही लाना पड़ा, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो करीब करीब वो इतना रिमोट ना हो जाए कि अगला बंदा भी हैरान हो गया कि वाह भाई शाबाश, बड़ा, हाँ मतलब बड़ा आपने लिंक निकाला है। अदर रूल्स क्या है? नहीं जी, टेक्निकल बात यहाँ पे है। अदर रूल्स क्या है? पर्सन हु राइटली रिस्काइंड, ये रिस्काइंड क्या होता है? कैंसिल। ये लफ्ज जगह जगह लॉ रिस्काइंड बोलता है, लेकिन हमने पहली दफा ऐसे समझ लिया था कि इसका मतलब है कैंसिल। पर्सन हु राइटली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड। अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, खत्म कर दे, इसलिए कि राइटफुल है, भाई दूसरे बंदे ने अपनी वो पूरी नहीं की परफॉर्मेंस, तो इस बंदे ने अदालत में जाके कहा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूँ और मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ऐसा ही होता है ना कि एक बंदा खुद से खत्म कौन करता है? मजलूम। तो ऐसा नहीं होगा जालिम कहेगा उसने खत्म किया उसको जाके पकड़ो। अगर एक बंदे ने राइटली खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कि दूसरे ने उसके साथ ब्रीच कर दी थी, तो ऐसे में वो बंदा कंपनसेशन मांगेगा दूसरे बंदे से। तो अगर एक बंदे के साथ जुल्म हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दे और अदालत में पहुंच जाएगी जी मुझे उस बंदे से पैसे दिलवाए जाए। अगर पहले उस बंदे से मांगे वो पैसे ना दे तो फिर अदालत जाके कहेंगे जी ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा। अब ये पहले मैं जरा नीचे वाला पॉइंट पढ़ लूं फिर ऊपर वाला पॉइंट। इट इज ड्यूटी ऑफ एग्रीव पार्टी, एग्रीव पार्टी पे वाजिब है टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एग्री पार्टी के जिम्मे है कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि लॉस को कम किया जा सके कॉज बाय ब्रीच, जो ब्रीच की वजह से हुआ है। एंड कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इजीली। अंग्रेजी फुल घूमी हुई। लॉस विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इजीली का मतलब क्या होगा? वो लॉस जो बचाया जा सकता था आसानी से और इसने फिर भी नहीं बचाया, वो इसको नहीं मिलेगा। जान के डिले किया, अगले दिन जाके मार्केट से रेट ले लिया, तो और पता था मार्केट बढ़ रही है और हर अगले दिन महंगा रेट मिलेगा। मतलब ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे ने दूसरे के साथ जुल्म किया और कंपनसेशन में उसको पेट्रोल मिलना था या पेट्रोल के इक्विवेलेंट पैसे मिलने थे और उसने सोचा ये तो दौर ही ऐसा है कि हर अगले दिन रेट बढ़ जाता है, तो एक काम करूंगा, उसके साथ रात 8 बजे धोखा हुआ और अगले 4 घंटे में वो आराम से जाके पुराने रेट पे पेट्रोल भरवा सकता था, लेकिन वो जान की रात 12 बजे के बाद पहुंचा ताकि उसको मिले महंगा। वैसे मेरे साथ इत्तफाकन मजेदार काम हो गया, मैं रात 2 बजे पेट्रोल भरवाया और उस वक्त रेट नहीं बढ़ा हुआ था, तो सुबह पता लगा कि 8 बजे रेट चेंज हुए। नॉर्मली रात 12 बजे अपडेट कर देते, लेकिन मुझे 138 के पुराने रेट पे, अब नया रेट 146 हो गया। ठीक है जी, तो एग्री पार्टी जी, वक्त बड़ा कम है, हम आगे चले गए, जल्दी जल्दी से इसे करते हैं क्योंकि जुम्मा भी है। एग्री पार्टी की ड्यूटी है कि रीजनेबल स्टेप ले कि लॉस कम से कम हो सके और जो लॉस आसानी से बच सकता है वो नहीं मिलेगा। इन एस्टिमेटेड लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच, ब्रीच से होने वाले लॉस को जब एस्टिमेट कर रहे होंगे, the means which existed of resolving the inconvenience caused by breach of the contract must be taken into account। अब आपको जब भी ब्रीच होगी तो ये देखना होगा कि जिस बंदे को इनकन्वीनियंस हुई है वो उस इनकन्वीनियंस को कितना कोई बचा सकता था। एक बंदे को दूसरे किसी ने कहा था मैं आऊंगा, मैं पहुंचूंगा तो मैं गाड़ी पे लेके आगे चला जाऊंगा, वो नहीं पहुंचा। अगर ये आधा घंटा इंतजार करता तो वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती, उस पर बैठ के जा सकता था। ये भाई ने गुस्से में पैदल चलना शुरू कर दिया कि ठीक है मैं पैदल चलूंगा और फिर मुझे बुखार होगा, मैं कहूंगा इनकन्वीनियंस की वजह से तुम ये मेरे बुखार और हॉस्पिटल और फलाना भी जुर्माना दो। तो उन्होंने कहा ये जरूर देखा जाए कि क्या ऑप्शन मौजूद है मजलूम पार्टी के पास, मजलूम पार्टी के हालात वाकयात क्या है, क्या वो लॉस अवॉइड कर सकती है, क्या वो लॉस कम कर सकती है। तो ये देखने की कोशिश करनी है कि कहीं मजलूम अब फायदा ना उठा ले सिचुएशन का और कहे कि अब मैं जालिम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मजा आ जाए। तो जुमला थोड़ा सा पेचीदा है। इन एस्टिमेटिंग लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच, ब्रीच से जब लॉस एस्टिमेट करेंगे, द मींस व्हिच एग्जिस्टेड, वो मींस वो चीजें जो एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त, ऑफ रिजॉल्विंग द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, वो जो इनकन्वीनियंस हुई है, वो जो दिक्कत हुई है, उसको रिजॉल्व करने का क्या कोई तरीका था उसके पास, और अगर था और उसने उसको फॉलो नहीं किया तो ये गलत बात है। 2 दुकानें थी, एक दुकान पे 11 बंदे खड़े हुए थे, एक दुकान पे 2 बंदों की लाइन थी, दोनों से सेम तरह के ऑरेंजेस मिलते थे और ये जान के 12 बंदों वाली लाइन में गया।
कि जरा तकलीफ ज्यादा हो, पसीने आए, अपनी तस्वीर खींचे, सेल्फी, और बाद में क्या तुम्हारी वजह से मैं इतनी देर धूप में खड़ा रहा, इसका 100 रुपए इजाफी दो। तो ये वाली चीज ऐसे नहीं होगी। आखिरी जुमला बहुत ही क्यूट है, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सेम एज इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या ही प्यारा जुमला था, लिखा हो या ना लिखा हो बात बराबर ही है, क्योंकि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट भी तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पे भी जो कंपनसेशन मिलेगी उसके भी वही रूल्स होंगे जो कि नॉर्मल केस में। जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि वाकई पेनल्टी, जहां पेनल्टी स्टिपुलेट की जाए, पेनल्टी बताई जाए, लिखी जाए, जहां पेनल्टी आपस में एग्री की जाए, parties to contract may agree at the time of its formation that on the breach of contract by either of them a certain specified sum will be payable as damages। उन्होंने कहा हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले से तय कर ली, उधर तो हमने देखा था ना नुकसान कितना हुआ है, इधर पहले से एक अमाउंट तय कर ली, हम इतनी अमाउंट दूसरे बंदे को देंगे। सच अमाउंट मे और मे नॉट बी टर्म्ड एज पेनल्टी, इस अमाउंट को पेनल्टी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, ये डिपेंड करता है वो अमाउंट एक्चुअल का एस्टिमेट है या नहीं है। अगर वो एक्चुअल का एस्टिमेट है तो वो डैमेज बन जाएगी, और अगर वो एक्चुअल से दूर है, वो उसका उससे प्रोपोर्शनेट ताल्लुक नहीं बनता, तो वो बन जाएगी पेनल्टी। नीचे उन्होंने कहा है इट वुड बी टर्म पेनल्टी, इसको पेनल्टी तब कहा जाएगा इट इज एग्जेजरेटेड, अगर ये थोड़ा जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपने तय किया, वो नहीं कहते फलाना बंदा बहुत एग्जेजरेट कर रहा है, बात को बढ़ा के बयान करना। एंड डिसप्रोपोर्शनेट टू डैमेज, इसका मतलब क्या हुआ, डैमेज से इसका गैर रास्त मुतनासिब ताल्लुक हो, ज्यादा मैंने उर्दू कर दी, डैमेज से कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा ना हो कि उससे प्रोपोर्शनेट, यानी हम कहेंगे जी अगर डैमेज जितना हुआ है ये उसके करीब करीब है तो वो प्रोपोर्शनेट होगा। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है इसका असल नुकसान से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया में बैठ के एक अमाउंट हमने तय कर ली है। कोर्ट विल अवॉर्ड ओनली रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट, जितना मैक्सिमम नुकसान हुआ है कोर्ट उससे ज्यादा आपको पेनल्टी लेने नहीं देगी। One form of penalty can be a condition for increased interest from the date of default। इंटरेस्ट भी एक तरह की पेनल्टी की किस्म है, अगर एक बंदा लेट कर दे तो जितना लेट करे उतने पोर्शन के ऊपर वो इंटरेस्ट है। डन। तो ये हम लोगों ने एक दफा इसे कवर किया, और रात तक इसके पास पेपर भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी, अगर एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल किया कि उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उसका हक है कि वो जिस बंदे ने जुल्म किया उससे कंपनसेशन ले। जी, टेस्ट कौन सा, चैप्टर 8 और 9? नहीं वो नहीं जी। सर ये बता रहे थे, एक मिनट, ये मैं बंद कर दूंगा।